Good morning, students. In our previous lecture, we talked about the types of sampling. So, there are two types of sampling, non-random sampling and random sampling. In previous lecture, we talked about random sampling, and today we'll see the non-random sampling. Okay, let's see. Yes, non-random sampling. Under non-random sampling methods, the selection of a sample depends on the judgment of the investigator rather than on chance. बेटा देखिए, रैंडम सैम्पलिंग में हमने क्या देखा था कि रैंडमली कैसे भी, है ना, बिना किसी तरकीब के रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट कर लिया जाता था. हमने स्लिप्स वाला एग्जाम्पल देखा था, राइट. अब जब नॉन रैंडम सैम्पलिंग जो है ये रैंडम सैम्पलिंग से जस्ट अपोजिट है, राइट. यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता था कि हर सैंपल के सेलेक्ट होने के अपने चांस होते थे, राइट. बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, सैंपल डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे डिपेंड्स होते हैं यहाँ पर सैम्पल्स, राइट. वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे डिपेंड नहीं होते थे ना, रैंडमली किसी भी सैंपल को सेलेक्ट कर लिया जाता था. बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग जस्ट अपोजिट है. ओके बेटा, अब देखिए यहाँ कोई नॉन चांस नहीं होता, वहाँ पर हर सैंपल के सेलेक्ट होने का पूरा चांसेस होता था. बट यहाँ पर हर सैंपल के सेलेक्ट होने का चांस नहीं होता. अगर जो इन्वेस्टिगेटर है, सब कुछ जो सैम्पलिंग किस पर डिपेंड है बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर पे, है ना. किस पर डिपेंड है, इन्वेस्टिगेटर पे डिपेंड है. अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अनबायस्ड है और इंटेलिजेंट है ना. अनबायस्ड है मीन्स, अनबायस्ड मीन्स जो भेदभाव नहीं करता है ना, अनबायस्ड और इंटेलिजेंट अगर ये है इन्वेस्टिगेटर, तो अच्छे से अच्छे रिजल्ट और रिप्रेजेंटेटिव, है ना, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अच्छे सैंपल्स वो फाइंड आउट करेगा पॉपुलेशन में से, है ना. तब कब कर पाएगा, जब वो अनबायस्ड है तभी, क्योंकि ये जो मेथड है ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंडेंट है. तो उस इन्वेस्टिगेटर का अनबायस्ड होना और इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. और ये जो मेथड है ये साइंटिफिक नहीं है ना. तो स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे जो लॉज हैं वो इसको एनालिसिस करने के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है. अब देखिए, द मेन मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग आ. अब नॉन रैंडम सैम्पलिंग की कौन कौन सी मेथड्स हैं, जजमेंट सैम्पल, देन क्वाटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ओके, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग. So let's see the judgment sampling. What is judgment sampling? देखिए, द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिव ऑन द जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर. जो चॉइस है ना, सैम्पल को सिलेक्ट करने वाली जो चॉइस है वो एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर डिपेंड करती है, इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे. जबकि बेटा रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता था कि इन्वेस्टिगेटर का कोई रोल नहीं होता था सैम्पल कलेक्ट करने में, है ना. सैम्पल को चूज़ करने में कोई रोल नहीं होता था. वहाँ किसी को पता नहीं होता था कि कौन सा सैम्पल सिलेक्ट होने वाला है ना, कौन सा आइटम एज अ सैम्पल सेलेक्ट होने वाला है. बट यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर का जो जजमेंट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड होता है सिलेक्ट करना. क्या सिलेक्ट करना, किसी भी सैम्पल को सिलेक्ट करना. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम अगर एक एग्जाम्पल लें तो सपोज़ कि कोई पर्सन क्या चाहता है बेटा, किसी भी स्कूल में कैजुअल ड्रेस के यूज़ के बारे में स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानना चाहता है कि स्कूल में कैजुअल ड्रेसेस यूज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओके, तो सपोज़ कि वो 1500 स्टूडेंट्स को लेकर के वो ये जानना चाहता है ना, 1500 स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहता है वो. तो बेटा वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है कि उनमें से कुछ 50 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करे, है ना, जो उसके फेवर में हो, जो खुद इन्वेस्टिगेटर के फेवर में हो. ऐसे वो 50 स्टूडेंट्स को एज अ सैम्पल सेलेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर जो सैम्पलिंग का सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वेस्टिगेटर के ऊपर, राइट. नाउ लेट्स सी द मेरिट्स. तो बेटा ये जो जजमेंट सैम्पलिंग है इसमें इन्वेस्टिगेटर का खुद का आइडिया यूज़ होता है सैम्पल को सिलेक्ट करने में, ठीक है. अब देखिए क्या मेरिट्स हैं इस मेथड की.
So there are three merits. First is avoid irrelevant items, है ना. irrelevant items को avoid कर सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है. अगर जो इन्वेस्टिगेटर है बेटा वो समझदार है ना, वो सारी चीज़ों को समझता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट है या फिर वो ट्रेंड है, तो वो क्या करेगा बेटा, जो irrelevant items हैं उन्हें अवॉइड करेगा और चीज़ों को समझते हुए, है ना. बट यहाँ पर क्या होगा बेटा कि उसे समझना ज़रूरी है ना, उस पूरे आइटम को, या फिर जिस भी एरिया में वो स्टडी कर रहा है, फील्ड ऑफ स्टडी उसकी, है ना, उससे रिलेटेड जो भी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है, उन सारी चीज़ों को उसको समझना ज़रूरी है. अगर वो समझता है तो फिर वो क्या करेगा, इररिलेवेंट आइटम्स को अवॉइड कर सकता है इजीली, राइट. देन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. अब देखिए प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कैसे बेटा, अगर वो फुल नॉलेज रखता है, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर पे ही डिपेंडेंट है ना. अगर वो फुल नॉलेज रखता है अपने फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, अगर फुल नॉलेज रखता है, तो वो जो भी सैंपल सेलेक्ट करेगा, जो भी सैंपल वो सिलेक्ट करेगा, वो क्या करेंगे, प्रॉपर रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, पूरे के पूरे फील्ड को, राइट. नाउ सिंपल एंड ईजी. अब सिंपल और ईजी तो ये होगी ही अगर एक वे में हम देखें, इस एस्पेक्ट से देखें कि भाई यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता, है ना. क्यों नहीं होता कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, क्योंकि जजमेंट तो इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंडेंट है, तो पहले से ही वो क्या कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग, अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग वो जल्दी से, है ना, या इजीली अपने समझ पे डिपेंड होके, और वो क्या करता है, अपनी समझ के अकॉर्डिंग जो सैंपल्स है उन्हें सेलेक्ट कर लेता है, राइट. नाउ मूव ऑन टू द डी मैरिट्स. सो व्हाट आर द डी मैरिट्स, एरर ऑफ जजमेंट, है ना. अब एरर ऑफ जजमेंट कैसे बेटा, एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है अगर वो पर्सन क्या है, बायस है ना. अगर वो बायस है तो फिर वो क्या एरर आ सकती है ना. पर्सन अगर भेदभाव करता है, जो जजमेंट कर रहा है जो पर्सन, दैट मीन्स जो इन्वेस्टिगेटर है, अगर वो बायस है तो भेदभाव आ सकता है. और बेटा एक और चीज़ ये कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर वो पूरी तरीके से पूरे अपने एरिया, पूरा जो एरिया है उसका, है ना, फील्ड है जहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इस पूरे फील्ड की अगर उसे पूरी की पूरी नॉलेज नहीं है, तो कई बार ऐसा हो सकता है ना बेटा कि वो गलत सैंपल का सिलेक्शन कर ले, है ना. तो जब वो गलत सैंपल का सिलेक्शन करता है तो वहाँ पर सैंपल सिलेक्शन में एरर्स आ सकती है. नाउ पर्सनल प्रेजुडाइज, ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. पर्सनल प्रेजुडाइज है ना, पर्सनली अगर वो प्रेजुडाइज करता है और अगर बायस है, और अगर वो ठीक से अपनी जो भेदभाव है ना, अपने बायस के अकॉर्डिंग अगर वो सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है, तो फिर हम जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं मिल सकते हैं ना. तो इसका रिजल्ट अपोजिट भी हो सकता है, राइट. तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसीजर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है बेटा, इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट है. ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखनी है. नाउ let's talk about quota sampling. What is quota sampling? The items of population are subdivided into various groups and then a quota is fixed. जो सारे population के जो item है ना, उन्हें सब डिवाइड कर दिया जाता है बेटा अलग अलग ग्रुप्स में, राइट. अलग अलग ग्रुप्स में सब डिवाइड करके और एक क्वाटा फिक्स कर दिया जाता है कि इस ग्रुप से इतने लोगों को लिया जाएगा, इस ग्रुप से इतने लोगों को लिया जाएगा, राइट. अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए, अगर कोई पर्सन, है ना, अगर कोई पर्सन ये पता करना चाहता है, जो टीवी व्यूअर्स हैं, सपोज टीवी व्यूअर्स के बारे में पता करना चाहता है ना, 500 पीपल किसी एरिया में रहते हैं, कितने पीपल्स, 500 पीपल्स, ओके, 500 पीपल्स किसी एरिया में रहते हैं, और उस एरिया का क्या करना है बेटा, इन्वेस्टिगेशन करना है ना, कि यहाँ पर टीवी व्यूअर्स कितने हैं. तो बेटा क्वाटा फिक्स कर दिया जाएगा यहाँ पे. जैसे आपने क्वाटा बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा, आपने सुना है बहुत बार, है ना, कि क्वाटा कैसे फिक्स किया जाता है. देखिए जैसे 500 पीपल में से सपोज के 55% जो है वुमेन का कोटा फिक्स कर दिया है यहाँ पर कि, है ना, और हाउस वाइफ वी कैन से 55% की 55% 500 में से 55% वुमेन को लिया जाएगा, राइट. अब अगर वहाँ पर जो हाउस वाइफ्स हैं और वीमेन हैं अगर ज़्यादा नंबर में भी हैं तो भी हमें उन्हें नहीं लेना है. हमने सिर्फ क्वाटा यहाँ पे फिक्स कर दिया है कि हम 55% ही वुमेन को हम लोग लेंगे, राइट. 55% वीमेन. एंड अब हम देखें कि इन्हीं 500 में से कुछ कोटा अलग लोगों के लिए भी डिसाइड हो जाता है. जैसे 500 हमारे पास टोटल है तो 55 किसको ले लिया हमने, हाउसवाइफ को ले लिया.
हाउसवाइफ्स को ले लिया, राइट। अब अगर और 30% सोचिए स्कूल स्टूडेंट्स को ले लिया, है ना। 30% कोटा किसके लिए फिक्स हो गया, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फिक्स हो गया, है ना। 10% एम्प्लॉयज़ के लिए फिक्स हो गया। अब ये क्वाटा फिक्स हुआ, इसका मतलब बेटा इस 500 में से 55% विमेन ली जाएंगी, 30% स्कूल स्टूडेंट्स लिए जाएंगे और 10% कौन लिए जाएंगे, एम्प्लॉयज़ लिए जाएंगे। फिर भले ही एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा नंबर में हो, बट हमने अपने साइड से क्वाटा फिक्स कर दिया है कि हम उतने % ही लोगों को उसमें लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड क्वाटा सैम्पलिंग। ओके, नाउ देखिए बेटा ये कहाँ कहाँ पॉपुलर है ये वाली सैम्पलिंग ना, मार्केट में, और वी कैन से सर्वेज और ओपिनियन मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। सर्वेज में पॉपुलर है ये, है ना। और ओपिनियन, जब हम किसी का ओपिनियन लेना चाहते हैं ना, ओपिनियन पोल्स में भी ये क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस टाइप की सैम्पलिंग, राइट। नाउ लेट्स सी द मेरिट्स ऑफ क्वाटा सैम्पलिंग। द फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकल। बेटा ये क्या होती है, इकोनॉमिकली साउंड होती है ये जो क्वाटा सैम्पलिंग है ये, है ना। मनी और जो टाइम है उसके पर्पज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती ना। कॉस्ट सैम्पल प्रिपेयर करने की जो कॉस्ट है वो एक लो कॉस्ट पे सैम्पलिंग की जा सकती है, राइट। नाउ सेकंड वन इज़ रिलायबल रिजल्ट्स। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या होते हैं, रिलायबल होते हैं। बट रिलायबल कब होंगे बेटा, जब अगर इन्वेस्टिगेटर क्या होगा, स्किल्ड होगा और एक्सपीरियंस्ड होगा, तभी ये जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा रिलायबल हो सकेंगे, राइट। नाउ सी द डीमेरिट्स, है ना। डीमेरिट्स क्या हैं, पर्सनल प्रेजुडाइज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनल प्रेजुडाइज का, है ना, क्योंकि ये क्वाटा सैम्पलिंग है। अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पर अगर बायस्ड होगा, है ना, उसका नेचर अगर बायस्ड होगा तो क्या करेगा बेटा, अपने अकॉर्डिंग क्वाटा फिक्स करेगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ जो पर्सनल प्रेजुडाइज है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। नाउ नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट सैम्पल एरर, है ना। यहाँ पर जो सैम्पलिंग के सिलेक्शन में जो एरर हुई है ना, उसे पॉसिबल नहीं है कि हम उसे फाइंड आउट कर पाएँ, है ना। तो सैम्पलिंग एरर को एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है। क्वाटा आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बेटा, है ना। तो यही है क्वाटा और इसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स। Now move on to the next, which one is convenience sampling. What do you mean by convenience? जो वर्ड है उसी में सब कुछ छुपा है बेटा, है ना। देखिए जैसे फर्स्ट वर्ड था जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट में क्या था कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसके जजमेंट पे डिपेंडेंट थी सैम्पलिंग। सेकंड क्या था, क्वाटा सैम्पलिंग। यहाँ पर सैम्पलिंग किस पे डिपेंडेंट है, क्वाटा पे। बहुत ही ईजी बेटा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सारे जो मैथड्स है ना ये प्रैक्टिकल हैं और मैक्सिमम इसका जो मीनिंग है ना सब कुछ इसके नेम में ही छिपा है, क्वाटा सैम्पलिंग। और थर्ड वन इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है बेटा, जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट कर लेता है। बेटा कैसे कर लेता है, देखिए while selecting the sample units the investigator gives special attention to his convenience। जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने कन्वीनियंस को, है ना, जहाँ उसको सहूलियत हो, जहाँ उसे ज़्यादा कन्वीनियंस हो वो ऐसा काम कर लेता है ना, ऐसे सैंपल्स को वो सेलेक्ट कर लेता है। अब देखिए एग्जाम्पल, सपोज कि कोई पर्सन एक एवरेज हाइट एस्टिमेट करना चाह रहा है इंडियन की, है ना, इंडियन की एवरेज हाइट को एस्टिमेट करना चाह रहा है, तो बेटा उसे क्या देखना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड उसे सैंपल लेने चाहिए ना। बट यहाँ पर सपोज कीजिए कि जो पर्सन है, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कहाँ से है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है। तो उसने क्या किया, ऑल ओवर इंडिया के सैंपल्स नहीं लिए, उसने सिर्फ क्या किया, दिल्ली स्टेट से कुछ सैंपल्स ले लिए। तो यहाँ उसने क्या किया बेटा, अपना कन्वीनियंस देखा, है ना। तो ये क्या है, कन्वीनियंस सैंपलिंग है, राइट। अब देखिए उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। लेट्स सी द मेरिट। ये जो सैंपल है वो इकोनॉमिकली साउंड होता है। क्यों होता है इकोनॉमिकली साउंड, क्योंकि ये कम एक्सपेंसिव होगा और टाइम भी, देखिए एक्सपेंसिव तो कम होगा ही और टाइम भी कम कंज्यूम होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहा है ना, तो वो क्या होगा बेटा, टाइम कंज्यूमिंग तो कम होगा ही सही, है ना, वो टाइम बचाना चाहेगा अपना। नाउ इजी कमांड, है ना, इजीली कमांड कर सकता है। अब भाई वो जो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ही सैंपल सेलेक्ट कर रहा है ना, तो वो ऐसे ही सैंपल सेलेक्ट करेगा जहाँ पर जिन्हें वो इजीली कमांड कर सके, राइट। नाउ डीमेरिट्स। सो व्हाट आर द डीमेरिट्स। तो डीमेरिट्स बेटा इसकी भी सबसे बड़ी डीमेरिट ये है कि ये पर्सनल प्रेजुडाइज है ना, पर्सनली बायस्ड है, जो कन्वीनियंट होगा उसके लिए
इन्वेस्टिगेटर के लिए वो ऐसी ही चीज़ों को सेलेक्ट करेगा, है ना, उन्हीं सैंपल्स को सेलेक्ट करेगा। जैसे हमने अभी अपना दिल्ली वाला एग्जांपल देखा। नाउ लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो सकता है बेटा। क्यों? क्योंकि जो पर्सन है वो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग उसने सैंपल सेलेक्ट कर लिए, है ना। जैसे हमने अभी अपने एग्जांपल में देखा कि अगर हम एवरेज हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंडियन की एक एवरेज हाइट निकालना चाहते हैं, लेकिन अब उस इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, सिर्फ जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हीं के हाइट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट किया ना, तो देखिए फिर क्या होगा, क्या वो ठीक से रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्या सिर्फ एक ही एरिया के, सिर्फ दिल्ली के लोग ही ओवरऑल इंडिया के लोगों की हाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। मीन्स वो जो सैंपल है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, है ना, उस एरिया को या एरिया ऑफ फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, राइट। नाउ थर्ड वन इज अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आएंगे ही, कैसे आएंगे? देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मिसलीड हो रहा है ना, मिसलीड हो सकता है क्योंकि वो अपने अनकन्वीनियंट के अकॉर्डिंग सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होंगे और मिसलीडिंग। अनसेटिस्फैक्ट्री तो होंगे ही सही बेटा, और मिसलीडिंग रिजल्ट भी हो सकते हैं, ऐसे रिजल्ट भी हो सकते हैं जो मिसलीड करें, है ना, मीन्स जो ठीक से प्रेजेंट ना करें, है ना, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ठीक से। यहाँ पर एवरेज हाइट अगर फाइंड कर रहे हैं, है ना, हमें पूरे के पूरे भारत के लोगों की एवरेज हाइट पता करनी है, और वो सिर्फ दिल्ली के ही ले रहा है लोग, है ना, वो सिर्फ कहाँ के लोग ले रहा है बेटा? दिल्ली के ही पर्सन ले रहा है, तो क्या करेगा फिर? वो जो सैंपल है वो मिसलीड करेगा, ओके। और अगर सैंपल मिसलीड करेगा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, तो जो रिजल्ट्स हैं वो ठीक नहीं आएंगे, राइट। तो ये उसकी एक डीमेरिट है, ओके। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द नॉन रैंडम सैम्पलिंग, है ना। आज हमने नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में देखा और 3 टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग देखे। बेटा आप लोगों को अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते जाना है, और सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है बेटा, आई वॉन्ट टू रिपीट इट अगेन, सिर्फ उतना ही नहीं लिखना है अपने नोट्स में जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इनके डिटेल्स भी लिखने हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स के, जो आपने सुने हैं, ओके। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे, थैंक यू।